गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए कहीं ना कहीं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। राइट? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने की बात की गई और साथ ही साथ एमएसएमई इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज, इन सभी को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की बात की गई और बहुत ज्यादा इनको महत्व देने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं इस आधार पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी हमारे देश में आजादी के बाद से लेकर के और आज तक उद्योग के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, उसमें कहीं ना कहीं उद्योग को बहुत तेजी से ग्रोथ दिलाने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का क्या योगदान था, साथ ही साथ जो उससे पहले अन्य इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई उन पॉलिसीज का क्या योगदान था और किस तरीके से देश औद्योगिक क्षेत्र में नए नए नियमों को बनाते हुए आगे बढ़ा और फाइनली विकास के मार्ग पर वो तेजी से अग्रसर हुआ। इन्हीं बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में साबित होगा और इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री यानी उद्योग। ठीक है, आप जानते हैं कि जब हम यहां पे उद्योग की बात करते हैं, उद्योग, तो वैसी सिचुएशन में उद्योग की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जब देश हमारा आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद, आजादी के समय ही हमें एक ऐसा देश गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों से मिला जिसकी एग्रीकल्चर व्यवस्था और इंडस्ट्रियल व्यवस्था लगभग उसकी कमर टूट गई थी और फाइनली ऐसी सिचुएशन में जब देश आजाद हुआ तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं बातों पे करना था। तो एक तरफ उधर कृषि क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने की बात की गई, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात की गई, तो वहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की गई और थर्ड 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार, गरीबी हटाओ, इस तरह की चीजों को पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की बात की गई। तो यहां पर पूरी तरीके से उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग जानेंगे और फाइनली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 तक का सफर पूरा करेंगे, तो जिससे आपके एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं चीजों को हम लोग यहां पे ध्यान में रखेंगे। राइट? जो आज की क्लास है ये एसएससी को तो फोकस्ड है ही, मेन एसएससी को ही फोकस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम अदर वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी और इसके साथ साथ जो लोअर आयोग के द्वारा जो लोअर लेवल के एग्जाम्स कराए जाते हैं, लोअर पीसीएस लेवल के, उन सब के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की साबित होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास में डिस्कशन का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे जैसा कि हमने बताया कि इंडस्ट्री, राइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है इंडस्ट्री। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री टॉपिक है तो वैसी सिचुएशन में यहां पे आप अच्छी तरीके से ये जान लीजिए कि इंडस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक आएंगे उसमें बात करते हैं किसकी, कि आखिर उद्योग क्या है, किसे कहते हैं उद्योग और क्या होता है औद्योगिकीकरण, ये अपने आप में मायने रखता है। तो इसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है यहां पे उद्योग, तो आप जानते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? और यहां पहली लाइन में लिखा हुआ है प्राथमिक वस्तुओं के द्वितीयक उत्पाद में बदलने की क्रिया को। क्लियर है? यह ध्यान रखिएगा, प्राथमिक वस्तुओं के द्वितीयक उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उद्योग। ओके, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं क्या? औद्योगिकीकरण। क्लियर है? इस संपूर्ण प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण कहते हैं। राइट? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी प्राथमिक वस्तुएं, आप जानते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी होती है। प्राइमरी क्षेत्र ही ऐसा होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। क्लियर है? तो जब हम प्राइमरी गुड्स को लेकर के और फाइनली
उसको क्या करते हैं, मशीनों की मदद से, क्लियर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी प्राइमरी गुड्स को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी गुड्स में, सेकेंडरी प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है उद्योग, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, औद्योगिकीकरण। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप इस चीज को समझ गए होंगे कि उद्योग और औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये क्या होता है, प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्रिया को इंडस्ट्री कहा जाता है, और इस संपूर्ण प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए नीचे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइमरी गुड्स इनटू सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर है। और आप ये भी यहां पे जान लीजिए कि औद्योगिक विकास पर ही, जिस देश में जितना ज्यादा औद्योगिक विकास होगा, क्लियर है, उस देश में कृषि एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी प्रॉपर तरीके से उसी लेवल पर आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि औद्योगिक विकास पर ही कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जैसा कि आप ये पिक देख रहे हैं उद्योगों की, तमाम अलग अलग उद्योग लगाए जाते हैं और उन्हीं उद्योगों में रॉ मटेरियल के तौर पे आते हैं क्या, यहां पे रॉ मटेरियल के तौर पे आ जाते हैं प्राइमरी गुड्स। ठीक है, अब प्राइमरी गुड्स यहां पे आए, प्राइमरी गुड्स आए तो वैसी सिचुएशन में यहां मशीनों की मदद से, ये मशीनें दिख रही हैं, मशीनों की मदद से तैयार हुआ क्या, मशीनों की मदद से यहां पे तैयार हो गया सेकेंडरी प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर मशीनों की मदद से, और प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल आया उनको मशीनों की मदद से सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं क्या, औद्योगिकीकरण। क्लियर है। यानी प्राइमरी गुड्स आया, मशीनों की मदद से सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उद्योग कहलाया। क्लियर। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीजें इन्वॉल्व हुई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब को समाहित करते हुए जब बात करते हैं तो वो कहलाता है क्या, औद्योगिकीकरण। क्लियर है। और किसी भी देश का विकास, उस देश में औद्योगिक विकास जितना ज्यादा होता है, कृषि एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी उसी औद्योगिक विकास पर क्या होता है, निर्भर करता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कृषि एवं सेवा क्षेत्र का विकास किसी देश में किस बात पर निर्भर करता है, तो उस देश के औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। क्लियर है। उद्योग किसे कहते हैं, प्राइमरी गुड्स को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। यानी प्राथमिक वस्तु को द्वितीयक उत्पाद में बदलने की क्रिया को ही उद्योग कहते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। ओके, आगे जब हम बढ़ते हैं तो बात आ जाती है कि भाई जो उद्योग थे, उद्योग हमने समझ लिया, औद्योगिकीकरण हमने समझ लिया। अब देश जब आजाद हुआ तो वैसी सिचुएशन में, आजादी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं हमारे देश में औद्योगिक विकास पूरी तरीके से उसकी स्थिति चरमरा गई थी, और फाइनली ऐसी सिचुएशन में सरकार को क्या करना था, सरकार को नए सिरे से, या जो उद्योग थे उस समय, उन उद्योगों को ध्यान में रखते हुए नए उद्योगों के विकास को आगे बढ़ावा देना था, नए उद्योगों की स्थापना करनी थी। ठीक है, जिसके लिए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे। और इसीलिए सरकार ने क्या किया, 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की। क्लियर है, यह ध्यान रखिएगा। 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई। क्लियर है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई, तो पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को बनाई गई थी। ओके, अब पहली औद्योगिक नीति से लेकर के, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे पहली औद्योगिक नीति 1948, तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी, और ये पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी, अगर डेट पूछ लेता है तो 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है,
भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे, और फाइनली इन्हीं के द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। और इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत इस बात पर ध्यान दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, दोनों को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, दोनों को बल दिया जाए। इस बात पर इस नीति के अंतर्गत ध्यान दिया गया, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको कितने श्रेणी में बांटा गया, 4 श्रेणी में उद्योग को बांटा गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो पहली औद्योगिक नीति बनी वो कब बनी, 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है। उस समय देश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कार्य कर रहे थे। इन्होंने किस बात पर बल दिया, यानी पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस बात पर बल दिया गया, तो पहली औद्योगिक नीति के अंतर्गत बात दिया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को क्या किया जाए, बल दिया जाए, और इस औद्योगिक नीति को बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को ही महत्व दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ए, बी, सी और डी इन 4 श्रेणियों में उद्योगों को बांटा गया। क्लियर है, यहां पे मैंने ये लिख दिया है कि इन 4 श्रेणियों में उद्योगों को क्या किया गया, बांटा गया। अब इसके अंतर्गत जब बात करते हैं तो पहला आ जाता है प्रथम श्रेणी। क्लियर है, प्रथम श्रेणी, इसमें कितने उद्योग थे, 3 उद्योग थे, राइट। और वो 3 उद्योग जो थे, इन तीनों उद्योगों पर एकाधिकार किसका था, गवर्नमेंट का, यानी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन पर मोनोपोली थी, कंट्रोल था, राइट। ये उद्योग कौन से थे, अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेल, यानी वेपन्स रिलेटेड, परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी और रेलवे, ठीक है। ये 3 ऐसे उद्योग थे जिन उद्योगों पर सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल था, इवन कहें 100% कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। क्लियर, फर्स्ट श्रेणी में जो 3 उद्योग रखे गए थे, उन 3 उद्योग पर पूरी तरीके से नियंत्रण जो था वो किसका था, भारत सरकार का। इसके बाद बात करते हैं तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में द्वितीय श्रेणी में ले आए गए कितने उद्योग, द्वितीय श्रेणी में उद्योगों की संख्या थी 6, ठीक है। और जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया। क्लियर है, जो 6 उद्योग थे, इन 6 उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व किसके द्वारा निर्भर किया गया, सरकार के द्वारा निर्भर किया गया, निश्चित किया गया। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि पुरानी जो इकाइयां हैं, जो पुरानी यूनिट्स हैं इंडस्ट्रीज की, उन पुरानी यूनिट्स को लेकर के जब बात करते हैं तो उन पुरानी यूनिट्स में निजी क्षेत्र से ही बने रहने दिया गया, यानी जो पुरानी यूनिट्स पहले से काम कर रही हैं उन पुरानी यूनिट्स पर निजी क्षेत्र ही पूरी तरीके से क्या हो, उस पे कार्य करें। तो यह चीज ध्यान रखना कि सेकंड श्रेणी में क्या किया गया, कितने उद्योगों की संख्या रखी गई, 6। उन 6 उद्योगों की स्थापना का उत्तरदायित्व किसको दिया गया, गवर्नमेंट को दिया गया। जो पुरानी इकाइयां थीं वो निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया गया। इन उद्योगों में कौन थे, कोयला हो गया, लौह इस्पात हो गया यानी आयरन इंडस्ट्री, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस के यंत्र, ठीक है। और ये उद्योग इसमें शामिल थे। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, 1948 की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इससे क्वेश्चन कैसे आपके एसएससी में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनाई गई, तो 1948। अगर डेट दे करके क्वेश्चन पूछता है तो 6 अप्रैल 1948 को पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। उस समय देश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय देश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे, ठीक है। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किस बात को महत्व दिया गया, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत उद्योगों को 4 श्रेणी में बांटा गया। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कुल कितने उद्योग थे, 3 उद्योग, ठीक है, जिन पर पूरी तरीके से नियंत्रण किसका था,
भारत सरकार का, वो कौन कौन से उद्योग थे जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण था? तो अस्त्र शस्त्र, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत 6 उद्योग जिनकी स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपा गया किसको? सरकार द्वारा निश्चित करने की बात की गई। और जो पुरानी इकाइयां थी, यानी जो ओल्ड यूनिट काम कर रही थी, उन ओल्ड यूनिट पर निजी क्षेत्र में ही उनको बने रहने की बात कही गई। और फाइनली इन उद्योगों में बात करें तो कोयला हो गया, लौह इस्पात हो गया, वायुयान निर्माण हो गया, जलयान निर्माण हो गया, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण। और इस नीति में तय किया गया कि इनमें निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का 10 वर्ष बाद क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। और मूल्यांकन करके आवश्यकता अनुसार इनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, नेशनलाइजेशन। क्लियर है? जैसे आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्रीज का इवैल्यूएशन करने के बाद फिर उनका राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार ने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो खास बात यह थी, आपसे क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाकर के अगर पूछता है तो यह पूछेगा किस औद्योगिक पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत किस चरण में यह निर्धारित किया गया कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित होने वाले उद्योगों का 10 वर्ष में मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करके उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो किस चरण में? यहां पर द्वितीय चरण में। क्लियर है? यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है तृतीय चरण की। क्लियर? तृतीय चरण में उद्योगों की संख्या कितनी रखी गई? 18 रखी गई। क्लियर है? तृतीय चरण में उद्योगों की संख्या 18 रखी गई और यहां यह कहा गया ये ऐसे 18 उद्योग होंगे जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे। मतलब समझ में आया इसका? रेगुलेट करेगा कौन? निजी क्षेत्र। ठीक है। डायरेक्टली रेगुलेट करेगा निजी क्षेत्र, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी की पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहेगी? तो यहां पर किसके हाथ में रहेगी? सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे, जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन। आप जानते हैं चीनी इंडस्ट्री ये प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे होती है। ठीक है। बहुत सी चीनी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पे होती हैं। बहुत सी यहां पे कागज इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के तौर पे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री ऐसी हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के तौर पे हैं। लेकिन वो चलाई तो निजी हाथों से जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण या कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कंट्रोल की बात आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर उनको संचालित किया जाता है। ठीक है। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। तो तृतीय श्रेणी में 18 उद्योग रखे गए जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाएंगे और इसमें मशीन टूल्स हो गए, चीनी हो गई, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र, रसायन आदि। ओके। इस तरह की इंडस्ट्रीज इसमें आ गई। तो यहां आपको यह ध्यान में रखना है, पहली श्रेणी में 3 उद्योग, दूसरी श्रेणी में 6 उद्योग, तीसरी श्रेणी में 18 उद्योग। ठीक है। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना है। चौथे पे हम अभी आते हैं। पहली श्रेणी में क्या कहा गया? पूरा कंट्रोल होगा किसका? भारत सरकार का। दूसरी श्रेणी में क्या कहा गया कि जो नए उद्योग स्थापित होंगे वो सरकार के द्वारा, लेकिन जो पुरानी यूनिट है वो किसके अंतर्गत? प्राइवेट के द्वारा संचालित की जाएंगी। क्लियर है? और जो प्राइवेट के द्वारा संचालित की जाएंगी उनका हर 10 वर्ष में मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद अगर आवश्यकता है तो वैसी सिचुएशन में उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, यानी नेशनलाइजेशन किया जाएगा। ओके। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योग थे जिनको यह कहा गया कि यह निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सरकारी कंट्रोल के आधार पर, सरकारी कंट्रोल का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के आधार पर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह बात यहां पर ला करके तीसरे में रख दिया गया। चतुर्थ श्रेणी जो है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी, इनको हम ABCD के रूप में भी कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में रखा है। तो यहां चतुर्थ श्रेणी की जब बात करेंगे तो इसमें सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा,
यहां सभी उद्योगों को किसके लिए रख दिया गया? निजी क्षेत्र के लिए। परंतु उद्योग की प्रगति, ठीक है, असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार था। अब आप यहां पे इसको आसानी से समझने के लिए आप क्या ध्यान में रखेंगे, उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब इसको आप आसानी से समझना है तो वैसी सिचुएशन में आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई? 6 अप्रैल 1948, ठीक है। उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। अब फाइनली ये जो बनाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, इसमें किस बात पर बल दिया गया? तो इसके अंतर्गत यहां पर बल दिया गया किस पे? गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों को महत्व दिया गया। उद्योगों को कितने श्रेणी में बांटा गया? तो यहां 4 श्रेणी में बांटा गया। फर्स्ट श्रेणी, ठीक है। पहली श्रेणी की जब बात करेंगे तो वैसी सिचुएशन में पहली श्रेणी में कुल कितने उद्योगों को रखा गया? तो पहली श्रेणी में रखा गया 3 उद्योग। तीन उद्योग, और इन 3 उद्योगों को पूरी तरीके से संचालित कौन करेगा? पूर्णतः सरकार के नियंत्रण वाले, ठीक है। ये पूर्णतः किसके कंट्रोल में होंगे? सरकार के नियंत्रण में होंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो यहां पे बात आ जाती है दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी में रखे गए कितने उद्योग? 6, ठीक है। दूसरी श्रेणी में 6 उद्योग, और यह कहा गया इन 6 उद्योगों को लेकर के इस बात पर बात दिया गया कि भाई इनकी स्थापना का उत्तरदायित्व तो किसका होगा? स्थापना सरकार द्वारा। स्थापना किसके द्वारा? सरकार द्वारा। और जो पुरानी इकाइयां हैं, पुरानी जो इकाइयां हैं, ठीक है, इन इकाइयों पर कंट्रोल रहेगा किसका? प्राइवेट सेक्टर। इन इकाइयों पर कंट्रोल रहेगा किसका? प्राइवेट सेक्टर का। और फाइनली इनका इवैल्यूएशन कब किया जाएगा? मूल्यांकन 10 वर्ष पर मूल्यांकन किया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मूल्यांकन के बाद फिर आवश्यकता अनुसार इनका क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीयकरण। ठीक है, आवश्यकता अनुसार इनका क्या किया जाएगा?
राष्ट्रीयकरण करने की बात इसमें कह दी गई। फिर यहां पे तीसरी जो है उसको लेके बात करें, थर्ड श्रेणी, इसमें उद्योगों की संख्या रखी गई कितनी, 18 रखी गई। क्लियर है। नियंत्रण इन पर किनका होगा, नियंत्रण होगा सरकार का। संचालित किसके द्वारा होंगे, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। क्लियर है। देन अगर बात करते हैं तो यहां पे बात आ जाती है चौथी श्रेणी। चौथी श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी उद्योग बचे उन सबको किसके हाथ में दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। और यह निर्धारित किया गया कि अगर जरूरत पड़ी, क्लियर है, अगर जरूरत पड़ी तो वैसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, उन उद्योगों को अगर उनकी स्थिति असंतोषजनक हुई तो सरकार उनको अपने नियंत्रण में ले लेगी। यहां पर यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह फ्लो चार्ट के द्वारा था जिसमें पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को महत्व दिया गया। देन 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणी फर्स्ट में 3 उद्योग, श्रेणी सेकंड में अगर बात करते हैं तो 6 उद्योग, श्रेणी थर्ड में 18 उद्योग, शेष बचे जो तो श्रेणी 4 में रखे गए। श्रेणी फर्स्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल में, श्रेणी सेकंड की बात करें तो स्थापना सरकार के द्वारा, और फाइनली पुरानी इकाइयां जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रखी गई। श्रेणी थर्ड में नियंत्रण सरकार का होगा, संचालन प्राइवेट सेक्टर का होगा, और श्रेणी 4 में पूर्णतया प्राइवेट सेक्टर के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम यहां पे आते हैं औद्योगिक नीति 1956। ठीक है, यानी अभी हमने जो बात की वो औद्योगिक नीति 1948 थी। क्लियर है। उसके बाद 1956 में औद्योगिक नीति लाई गई, और 1956 में जो औद्योगिक नीति लाई गई उस औद्योगिक नीति में क्या किया गया, तो यहां पे जो 1956 में औद्योगिक नीति लाई गई इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं औद्योगिक नीति 1956, तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या बात रखी गई, तो यह चीज यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक नीति 1956 जो आई, तो औद्योगिक नीति 1956 को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, 3 श्रेणियों में। क्लियर है। औद्योगिक नीति 1956 को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड, यानी ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी में कुल कितने उद्योग रखे गए, 17, बी में कितने रखे गए, 12, और ए बी उद्योग के अतिरिक्त जो बचे वो सब सी में इसमें रख दिए गए। अब आप देखिए 17 उद्योग को केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया, यानी जो 1948 की नीति थी उसमें आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में बांटा गया था। 3 उद्योग पूर्णतया सरकारी कंट्रोल में, 6 उद्योग उन पे क्या था, उन पे इस तरीके की व्यवस्था बना दी गई कि उनकी स्थापना सरकार के द्वारा, ठीक है, और जो पुरानी यूनिट होंगी वो यूनिट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। उसके पश्चात बात करें तो सी श्रेणी आ गई थी, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहां पे क्या किया गया, 17 उद्योगों को केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में ला दिया गया, राइट। अब आप देखिए सरकार को पूरी तरीके से यहां पर और ज्यादा रोल बढ़ा दिया गया, तो 17 उद्योग केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में ला दिए गए। 12 उद्योग जो थे जिनकी स्थापना निजी एवं सार्वजनिक, इसी को आज के टाइम में हम कहते हैं क्या, पीपीपी, पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी को आज के टाइम में हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहां पे 12 उद्योग यानी बी श्रेणी में 12 उद्योग जिनकी स्थापना निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के रूप में की जानी थी। क्लियर है? जो बी श्रेणी में यहां पे 12 उद्योग रखे गए, इन उद्योगों के बारे में यह कहा गया कि इन उद्योगों की स्थापना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के सहयोग से इनकी स्थापना की जाएगी। 17 उद्योग ए श्रेणी में पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दिए गए और ए और बी के अतिरिक्त जितने उद्योग बचे उन सभी को किसके नियंत्रण में ला दिया गया? निजी क्षेत्र। आपको ध्यान में क्या रखना है? ए में केंद्र सरकार, उद्योगों की संख्या 17, बी में ट्रिपल पी, उद्योगों की संख्या 12, सी में केवल और केवल किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है? ए बी के अतिरिक्त यानी इन 17 और 12 उद्योगों को छोड़ करके रेस्ट आप जितने भी उद्योग बचे वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ जाएंगे? निजी क्षेत्र के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये चीज यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देन उसके बाद औद्योगिक नीति 1969 बनाई गई जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंतर्गत उद्योगों को भी अपने आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है? इसके अंतर्गत क्या किया गया? उद्योगों को प्रॉपर तरीके से व्यापार करने में जो कहीं ना कहीं रुकावटें आती थीं, कठिनाइयां आती थीं, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया? औद्योगिक नीति 1969 जो बनाया उसमें एक एक्ट पास किया जिस एक्ट को कहते हैं MRTP एक्ट। और यह एक्ट कब बना? 1969 में। इसी एक्ट का यह फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। हिंदी में कहते हैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम। अब ध्यान से देखिएगा, एकाधिकार यानी किसी इंडस्ट्रीज पर अगर मोनोपोली है, ठीक है, तथा अवरोधक व्यापार, व्यापार में वो चीजें जो अवरोध पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, जब व्यापार को व्यवहार में लाया जाता है तो वैसी सिचुएशन में वो चीजें जो रुकावटें लाती हैं, जो वहां पर पूरी तरीके से एक रोड़ा बनती हैं, उनको हटाने के लिए 1969 में ये एक्ट पास किया गया जिस एक्ट का नाम है MRTP एक्ट। क्लियर? ठीक है? MRTP एक्ट। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी कि औद्योगिक नीति 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 पास किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत यह कहा गया कि ऐसे उद्योग जिनकी नेटवर्थ ठीक है, शुद्ध पूंजी जिनकी नेटवर्थ 20 करोड़ है, क्लियर है, जिनकी नेटवर्थ 20 करोड़ है, उनमें मर्जर किया जा सकता है, एक्विजिशन किया जा सकता है और अमलगमेशन किया जा सकता है। क्लियर है? मर्जर, एक्विजिशन और अमलगमेशन, यानी मर्जर, एक्विजिशन और अमलगमेशन की परमिशन कितने MRTP लिमिट वाले उद्योगों को दी गई? 20 करोड़, 20 करोड़ MRTP लिमिट वाले उद्योगों में मर्जर का प्रोसेस संपूर्ण किया जा सकता है, एक्विजिशन का प्रोसेस किया जा सकता है और अमलगमेशन का प्रोसेस वहां पे संपूर्ण किया जा सकता है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि मर्जर, एक्विजिशन और अमलगमेशन होता क्या है। ठीक है? मर्जर आप जानते हैं जब इसको लेके बात करते हैं कि भाई मर्जर क्या है, तो वैसी सिचुएशन में आप जान लीजिए कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और SBI के एसोसिएट्स बैंक थे, SBI के एसोसिएट्स बैंक थे जिनको कहते हैं बैंक ऑफ इंदौर, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है? इस तरीके से बैंक ऑफ हैदराबाद, उन सभी जो कि SBI के बैनर को यूज करके और बिजनेस करते थे। आज के टाइम में इन सभी एसोसिएट्स बैंक को मिला दिया गया किसमें? SBI में। तो अब ये किस नाम से जाने जाते हैं?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? जो एसबीआई के 7 एसोसिएट्स बैंक थे, इनको जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया तो मर्ज होने वाला ऑर्गेनाइजेशन अपना पुराना अस्तित्व खो देता है और जिसमें मर्ज होता है उसी के नाम से वो जाना जाता है। इसीलिए कहा गया है विलय। ठीक है, विलय शब्द इसीलिए रखा गया है कि विलय का मतलब यहां पे क्या हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए ए नाम की कंपनी में बी नाम की कंपनी अगर मर्ज हो रही है तो वो जानी जाएगी किससे? ए नाम की कंपनी से जानी जाएगी, बी नाम की कंपनी का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है मर्जर का। एक्विजिशन की जब हम बात करते हैं तो जब किसी कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, ठीक है, किसी कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर्ड करके और उस सेगमेंट में वो बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करे तो उसको कहा जाता है क्या? एक्विजिशन। जैसे आपने देखा कि मारुति सुजुकी कंपनी में नेक्सा ब्रांड ने क्या किया, मारुति सुजुकी की लग्जरी गाड़ियों को बेचने के लिए उन्होंने उस सेगमेंट को संभाल लिया। तो मारुति सुजुकी में नेक्सा क्या है? एक्विजिशन का पार्ट है। ठीक है, कि जब किसी एक कंपनी के किसी एक यूनिट की जिम्मेदारी लेकर के और उस फील्ड में बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कोई कंपनी करती है तो वो कहलाता है एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर बात करें तो सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है, जो प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर रहा है। अब वैसी सिचुएशन में कोई एक कंपनी आई और उसने कहा हम आपके एडवर्टीजमेंट का पूरा बिजनेस हम देखेंगे। ठीक है, बाकी आप अपना देखिए, आप अपना पब्लिकेशन देखिए, आप अपनी क्लासेस देखिए, आप सारा कुछ मैनेज करिए, लेकिन हम आपका क्या करेंगे, हम आपके एडवर्टीजमेंट का पार्ट वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी पॉलिसीज के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपसे टाई अप करने आए। यानी हम आपके एडवर्टीजमेंट के पार्ट को एक्वायर्ड करने के लिए आए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में वो प्रक्रिया कहलाती है क्या? एक्विजिशन। ठीक है, कि जब किसी कंपनी के किसी एक यूनिट का जिम्मेदारी कोई दूसरी कंपनी लेके उसको आगे बढ़ाए तो वो कहलाएगा एक्विजिशन। और जब कोई कंपनी किसी कंपनी में मर्ज हो जाए और उसी के नाम से जानी जाए तो वो कहलाता है मर्जर। अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन की जब हम बात करते हैं तो अधीनीकरण, इसके अंतर्गत क्या है? जैसे आपने देखा मारुति इंडिया की कंपनी, सुजुकी ये कोरियन कंपनी, अब फाइनली मारुति और सुजुकी दोनों ने अपने अपने नाम को मिला करके एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया। तो मारुति सुजुकी एग्जाम्पल हो गया क्या? अमलगमेशन का। ठीक है, ये यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जब दो कंपनियां मिलकर के दोनों ही अपने अपने नाम को ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्टार्ट करती हैं तो वैसी सिचुएशन में कहा जाता है अमलगमेशन। लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो वोडाफोन और आइडिया, ठीक है, VI, राइट, ये अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बाइजूस और आकाश, ये अमलगमेशन का एग्जाम्पल है। मारुति सुजुकी अमलगमेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, साथ ही साथ टाटा इंडिकॉम अमलगमेशन का एग्जाम्पल, टाटा डोकोमो अमलगमेशन का एग्जाम्पल। क्लियर है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर औद्योगिक नीति 1969 जिसके अंतर्गत एक एक्ट पास किया गया, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, जिसके अंतर्गत एक MRTP लिमिट डिसाइड की गई 20 करोड़। ठीक है, और यह कहा गया कि 20 करोड़ नेटवर्थ वाली कंपनियों में आसानी से मर्जर का कार्य किया जा सकता है, एक्विजिशन का कार्य किया जा सकता है और अमलगमेशन का कार्य किया जा सकता है। मर्जर, जब कोई कंपनी किसी कंपनी में विलय होकर उसी के नाम से जानी जाए, मर्जर कहलाएगा। किसी कंपनी के किसी एक यूनिट, क्लियर है, की जिम्मेदारी कोई कंपनी लेके बिजनेस को आगे बढ़ाए, एक्विजिशन कहलाएगा। दो कंपनियां मिलकर के किसी ज्वाइंट वेंचर को स्टार्ट करें, क्लियर है, तो वैसी सिचुएशन में कहलाएगा अमलगमेशन। जैसे वोडाफोन का V, आइडिया का I। ओके, उद्देश्य क्या था आखिर इसका? MRTP एक्ट 1969 का जो उद्देश्य था, कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं, व्यापारिक यानी ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं हैं
उनका रेगुलेशन करना, ठीक है, तथा आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म के एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को क्या करना था, रोकना था। क्लियर है? जो पूरी तरीके से आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को इसको रोकने से संबंधित था ये चीज। द पर्पस ऑफ MRTP एक्ट 1969 was to regulate the business and commercial process of companies and to prevent monopoly and centralization of economic reform। आर्थिक सुधार के दौर में आर्थिक सुधार के लिए जो एकाधिकार था, ठीक है, और साथ ही साथ जो उसका केंद्रीकरण किया जाता था व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के नियमन में, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के नियमन में जो एकाधिकार और केंद्रीकरण की भावना थी उसको प्रॉपर तरीके से आर्थिक सुधार के रास्ते में हटाने की बात की गई। ये इसका पूरा उद्देश्य था। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत MRTP एक्ट पास किया गया 1969 के अंतर्गत? MRTP एक्ट का पूरा नाम क्या है? आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। हिंदी में दिया हो तो ये, इंग्लिश में दिया हो तो ये। ओके, उसके बाद अगर बात करें MRTP लिमिट कितनी है? 20 करोड़, ठीक है। MRTP लिमिट जो 20 करोड़ निर्धारित की गई, क्लियर, इसके अंतर्गत किस बात को जोड़ दिया गया? तो मर्जर, एक्विजिशन एंड अमलगमेशन। MRTP एक्ट का उद्देश्य क्या था? वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के लिए एकाधिकार एवं केंद्रीकरण को रोकना। क्यों? अगर मोनोपोली और सेंट्रलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म के रास्ते में वो बाधा डालेगा। इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए मोनोपोली और सेंट्रलाइजेशन को रोकना और इसके साथ साथ व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का क्या करना? नियमन करना, यानी रेगुलेट करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, देन इसके बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है किसकी? औद्योगिक नीति 1973, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 की बात इसके अंतर्गत आ जाती है। और जब 1973 की बात आती है तो आप जानते हैं इसके अंतर्गत यहां पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, कोर इंडस्ट्री, राइट। कोर इंडस्ट्री की बात आती है तो आप जानते हैं कोर इंडस्ट्री किसे कहते हैं, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। कोर इंडस्ट्री का मतलब होता है यहां पर मूलभूत उद्योग, ठीक है। कोर इंडस्ट्री यानी मूलभूत उद्योग। कोर इंडस्ट्री की जो विचारधारा है इसको भारत सरकार ने अपनाया। क्यों अपनाया और क्या इसका मुख्य मतलब है? तो आप ये जान लीजिए, ऐसे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग क्या होते हैं? निर्भर करते हैं। वे उद्योग जिन पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें कोर उद्योग के नाम से यानी कोर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? उद्देश्य क्या था? विदेशी मुद्रा के विनियमन, विदेशी मुद्रा के विनियमन को प्रॉपर तरीके से लागू करना, ठीक है, यानी उसका विनियमन पूरी तरीके से, विनियमन का मतलब रेगुलेशन, उसको पूरी तरीके से यहां पे क्या करना था? लागू करने की बात थी। कोर इंडस्ट्री, आपसे क्या पूछा जाए कि कोर इंडस्ट्री किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कोर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जिन इंडस्ट्रीज पर अन्य उद्योगों की निर्भरता होती है, इसीलिए इनको मूल उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोर इंडस्ट्री को कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो कोर इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 के अंतर्गत। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 के अंतर्गत यहां पर कोर इंडस्ट्री को क्या किया गया? रेगुलेट किया गया। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, इनका जीडीपी में बहुत ज्यादा वेटेज होता है। क्लियर है? फाइनली ऐसी सिचुएशन में जब कोर इंडस्ट्री की बात की गई तो आप जानते हैं नंबर 1 कोयला उद्योग, नंबर 2 उर्वरक उद्योग यानी फर्टिलाइजर्स, नंबर 3 सीमेंट उद्योग, नंबर 4 स्टील उद्योग, नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, नंबर 6
यहां पे आ जाता है प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस इंडस्ट्री, नंबर 7 क्रूड ऑयल इंडस्ट्री और नंबर 8 पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये 8 ऐसे उद्योग हैं जिन उद्योगों को कहा जाता है क्या, कोर उद्योग, और कोर को ही कहते हैं क्या, मूल। और उद्योग का यहां इंडस्ट्री का मतलब उद्योग। अब आप देखिए, कोयला उद्योग अगर है तो कोयला उद्योगों पर तमाम कई अन्य उद्योग निर्भर करते हैं कि नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर्स उद्योग है तो तमाम एग्रीकल्चर से संबंधित तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं, राइट। सीमेंट उद्योग है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो सीमेंट उद्योग पर निर्भर हैं। स्टील से संबंधित अगर बात करते हैं तो स्टील इंडस्ट्रीज पर तमाम इंडस्ट्रीज इस पर निर्भर करती हैं, राइट। यहां विद्युत, इससे संबंधित बात करते हैं तो इस पर भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक गैस पर भी सेम वैसी कंडीशन, कच्चा तेल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो ये वो उद्योग हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते हैं, इसीलिए इनको कहा गया क्या, कोर इंडस्ट्री। यही कारण है कि इनको कोर इंडस्ट्री के रूप में जाना गया। क्लियर है। और भारत सरकार ने कोर इंडस्ट्री को 1973 में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। पूरी तरीके से भारत सरकार ने 1973 में जब इनको इंट्रोड्यूस किया तो वैसी सिचुएशन में भारत सरकार ने यह कहा कि हम उद्योग क्षेत्र में 8 ऐसे उद्योगों को आइडेंटिफाई करते हैं जिन उद्योगों पर अन्य उद्योगों की निर्भरता क्या है, बहुत ज्यादा है, और वो उद्योग कोर उद्योग के नाम से जाने जाएंगे, यानी कोर इंडस्ट्री के नाम से जाने जाएंगे, जिनकी कुल संख्या कितनी होगी, 8 होगी। क्लियर है। तो कोर इंडस्ट्री जिनकी कुल संख्या कितनी है, 8 है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 1973 कोर इंडस्ट्री की विचारधारा को अपनाया गया। मूलभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूल रूप से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, क्लियर है, यानी फॉरेन करेंसी रेगुलेशन के लिए क्या लागू किया गया, फेरा एक्ट, राइट। फेरा एक्ट पारित किया गया जो 1973 में क्या किया गया, लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा जितनी ज्यादा होगी उसका रेगुलेशन किसी कंट्री में जितना अच्छा होगा वो उस कंट्री के लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। कोर इंडस्ट्रीज का जो सूचकांक होता है उसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी। हमेशा ध्यान रखिएगा, आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये कोर इंडस्ट्री यानी कोर यानी 8 इंडस्ट्रीज का इंडेक्स होता है। और फाइनली आईआईपी के नाम से जाना जाता है। आईआईपी का बेस ईयर जो था पहले 4 और 5 था, जिसको वर्तमान में कर दिया गया कितना, 2011 और 12 कर दिया गया है। तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में यहां पर 2011 और 12 इसका बेस ईयर कर दिया गया। भारत में अगर हम बात करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि आईआईपी इंडेक्स प्रत्येक माह हर महीने के लास्ट डे को ये क्या किया जाता है, शाम 5 बजे जारी किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी आईआईपी इंडेक्स जो होता है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस शो करता है और बताता है कि इन 8 इंडस्ट्रीज का जीडीपी में इतने % वेटेज है। जैसा कि मई 2021 में जीडीपी में 40.27% वेटेज रखा गया इन 8 इंडस्ट्रीज का, और उसका सूचकांक जारी का सूचकांक होता है क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी, जिसका बेस ईयर है 2011 और 12। इसका मतलब ये कि 2011 और 12 को बेस ईयर मान करके, ठीक है, और फिर इन 8 इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और फिर हम निर्धारित करते हैं कि इन 8 इंडस्ट्रीज का जीडीपी में वेटेज इतने % है। ओके, हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि यह जो सूचकांक तैयार किया जाता है ये लेस्पियर्स फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो आपने मीन मॉड में पढ़ा होगा, ठीक है, जो वेटेड अर्थमेटिक मीन के आधार पर तैयार किया जाता है।
क्लियर, यानी डेटा लिया जाता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसको निकाला जाता है नतीजा, उसको कहते हैं क्या, लेस्पियर्स फॉर्मूला। ओके, तो जो आईआईपी इंडेक्स है ये किस फॉर्मूले का यूज करता है, लेस्पियर्स फॉर्मूले का यूज करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईआईपी इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो 2011-12 है। और फेरा एक्ट कब पारित किया गया, तो 1973 में पारित किया गया। कोर इंडस्ट्री की विचारधारा सरकार के द्वारा कब अपनाई गई, 1973 में अपनाई गई। कोर इंडस्ट्री कितनी है, 8 हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इन 8 का नाम याद रखिएगा, रेस्ट ऑफ अगर कोई ऑप्शन में होगा तो वो नहीं है। ओके, ये चीज यहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहां पर सरकार ने क्या किया, उद्योगों को कैटेगराइज्ड किया। उद्योगों को यहां पे क्या कर दिया, कैटेगराइज्ड कर दिया। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर, जो उनका परफॉर्मेंस था उसके आधार पर उद्योगों को कैटेगराइज कर दिया। कैसे, उद्योगों को कैटेगराइज करने के लिए सरकार ने यहां पे एक कॉन्सेप्ट दिया, महारत्न, ठीक है, नवरत्न और मिनी रत्न। वे कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड थीं, वे कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड थीं, फाइनली उन कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर सरकार ने यहां पे क्या किया, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों को डिवाइड किया। और इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो मिनी रत्न को 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक श्रेणी फर्स्ट, दूसरा श्रेणी सेकंड। ठीक है, श्रेणी फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी फर्स्ट में 61 कंपनियों को रखा गया। श्रेणी सेकंड की जब हम बात करते हैं तो श्रेणी सेकंड के अंतर्गत कुल 12 कंपनियों को रखा गया और इस तरीके से 61 प्लस 12 बराबर कितना हो गया, 73, राइट। तो 73 ये मिनी रत्न कंपनियां थी। और इन मिनी रत्न कंपनियां, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सी कंपनी मिनी रत्न होगी, कौन सी नवरत्न होगी और कौन सी महारत्न कंपनी होगी, ये अपने आप में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 1, कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होनी चाहिए, क्लियर है। मिनी रत्न कंपनी लगातार 3 साल तक, क्लियर है, प्रॉफिट में हो। शेयर मार्केट की वो कंपनी जो लगातार 3 साल तक प्रॉफिट में हो, उसको सरकार क्या करती है, मिनी रत्न का कैडर प्रोवाइड कर देती है। और ऐसी कंपनियों की संख्या वर्तमान समय में कुल कितनी है, 73। ठीक है, अब यहां से मिनी रत्न से नवरत्न में कंपनियां कैसे जाती हैं, तो वो मिनी रत्न कंपनियां जो लगातार 3 साल तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही हो, हाईली प्रॉफिट में हो, उनको फिर सिलेक्ट कर दिया जाता है किधर, नवरत्न में। ओके, उनमें से वो कंपनियां जो लगातार 3 साल तक अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखती हैं और परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से उनका अच्छा रहता है, उनको नवरत्न का स्टेटस दिया जाता है। और वर्तमान समय में देश में कुल 14 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, 14 हैं। अब उसके पश्चात इन नवरत्न कंपनियों में से अगर हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में जिस कंपनी का प्रॉफिट लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ से क्या हो, ज्यादा, ठीक है, नेटवर्थ, नेटवर्थ ये 15,000 करोड़ से क्या हो, ज्यादा। और टर्नओवर, टर्नओवर ये 25,000 करोड़ से
ज्यादा हो तो, और कितने साल तक, कंटिन्यू 3 ईयर। क्लियर है? कंटिन्यू 3 ईयर। वो कंपनी जिसका प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा हो, टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसको स्टेटस दिया जाता है महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में काउंट होती हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या है कितनी? तो वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या है 10। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न के नाम से जाना जाता है? तो आप यहां पे जान लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यहां पे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात आती है यहां पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और फिर है पावर ग्रिड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में ये 10 ऐसी कंपनियां हैं जो कहलाती हैं क्या? महारत्न कंपनियां। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सरकार ने कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको 3 कैडर में डिवाइड कर दिया, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियां। वो कंपनियां जो शेयर बाजार की, वो कंपनियां जो लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहती हैं, वो आ जाती हैं मिनी रत्न कंपनी में। फिर उन मिनी रत्न कंपनियों में, यानी इन 73 कंपनीज में जो कंपनी लगातार 3 साल तक अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखती हैं, वो आ जाती हैं नवरत्न में। नवरत्न कंपनियों की संख्या है 14। और इन नवरत्न कंपनियों में वो कंपनियां जिनका प्रॉफिट 5,000 करोड़, नेटवर्थ 15,000 करोड़, टर्नओवर 25,000 करोड़ हो, वो आ जाती हैं किसमें? महारत्न कंपनियों में। और महारत्न कंपनियों की संख्या है कितनी? 10। नवरत्न की है 14 और मिनी रत्न की कितनी है? 73। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। देन इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बात यहां पे आती है औद्योगिक नीति 1977। ठीक है, 1977 औद्योगिक नीति 1977 लाई गई। और जो औद्योगिक नीति 1977 लाई गई, इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया सरकार के द्वारा किसको? इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, जिस सेगमेंट का नाम है MSME। M मतलब होता है माइक्रो, S मतलब होता है स्मॉल, M मतलब होता है मीडियम, E मतलब इंटरप्राइजेस। ठीक है, हिंदी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। राइट? औद्योगिक नीति 1977 में MSME को इंट्रोड्यूस किया गया। और MSME को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो पहले सिस्टम क्या था? जब 1977 में MSME को इंट्रोड्यूस किया गया तो जो सर्विस सेक्टर से संबंधित MSME थे उनके लिए अलग क्राइटेरिया था, जो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित MSME थे उनके लिए अलग क्राइटेरिया था। राइट? लेकिन 1 जुलाई 2020 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया? एक कंपोजिट क्राइटेरिया MSME का रिप्रेजेंट किया, और उसी कंपोजिट क्राइटेरिया के आधार पर आज के टाइम निर्धारित होता है सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमारे देश में अगर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट कोई सेक्टर जनरेट करता है तो वो सेक्टर कौन सा है?
एमएसएमई सेक्टर, इसीलिए यहां पे इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर, राइट। ईएमपी यहां पे जो लिखा है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, ओके, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर, और एमएसएमई को ही कहा जाता है अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन। ठीक है, ये कई एग्जाम में कोट किया गया है क्वेश्चन के रूप में, तो ये ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाता है किसको? एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई वर्तमान समय में कौन है? तो मिस्टर नारायण राणे जी हैं। एमएसएमई एक्ट कब पास किया गया? वर्ष 2006 में एमएसएमई एक्ट पास किया गया, और साथ ही साथ एमएसएमई ये 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, 6000 से ज्यादा उत्पाद एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। तो यह चीज ध्यान में रखनी है आपको। साथ ही साथ लक्ष्य क्या रखा गया? लक्ष्य यह रखा गया कि वर्ष 2025 तक यहां पर 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका लाया जाए? एमएसएमई सेक्टर का लाया जाए। अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत है? 8%। क्लियर है? वर्तमान में प्रेजेंटली 8% कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट 40%, राइट। अब आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि निर्यात में एमएसएमई सेक्टर का जो अभी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? वो 40% है, जबकि यहां पे जीडीपी में बात करें तो 8% है, और इस 8% को बढ़ाने की बात की गई कितनी? 50%। इसीलिए भारत सरकार ने, आपने देखा कि भारत सरकार ने इसीलिए 2020 में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सप्लाई के पैकेज को बढ़ाया, ना कि डिमांड के पैकेज को। क्लियर है? सप्लाई के पैकेज को बढ़ाया, जिसके अंतर्गत मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सबको बढ़ावा देने की बात की गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात की गई। रूरल लेवल पर एसएचजी को बढ़ाने की बात की गई, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से रियल डेवलपमेंट इंडिया का हो सके, और वो डेवलपमेंट इकोनॉमी को पूरी तरीके से आगे की ओर ले जाएगा, और जिसका परिणाम भी दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी कोविड-19 के ड्यूरेशन में वर्तमान समय में वी शेप की रिकवरी में है। इस समय इंडियन इकोनॉमी किस शेप की रिकवरी में है? अंग्रेजी के कैपिटल वी अक्षर के शेप में रिकवरी है, और यह रिकवरी अच्छी मानी जाती है। तो यहां पे यह ध्यान रखिएगा कि 8% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट 40%, साथ ही साथ टारगेट क्या रखा गया? 50%। हम कहते हैं कि अगर 8% वर्तमान में है और 6000 से ज्यादा उत्पाद एमएसएमई सेक्टर बना रहा है, ये 8% अगर अपने 3 गुना भी पहुंच गया, तो आप सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को किस लेवल पर यह जनरेट करेगा। साथ ही साथ जो 40% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट में है, वो कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से बेनिफिट क्या होगा? उसके बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को फॉरेन की ओर भी सप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा निर्यात करेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। जब विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा, तो वैसी सिचुएशन में अपने इंटरनल इकोनॉमी के अंतर्गत बात करें तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, ये इंक्रीज होगी। उधर विदेशी मुद्रा जो आएगी, जिससे हमारे यहां क्या होगा? हमारा फॉरेक्स रिजर्व ये मेंटेन होगा, हमारा राजकोषीय घाटा वो कम होगा। क्लियर है? और पूरी तरीके से हम ग्रोथ की ओर बहुत तेजी से क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये इसीलिए कहा जाता है अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन। यहां पे रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन जो कि 1 जुलाई 2020 को किया गया, और इसके अंतर्गत कंपोजिट क्राइटेरिया दिया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर को महत्व दिया गया। ठीक है? यह आपको ध्यान में रखना है। यहां मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, पहले ये दोनों क्या थे? अलग अलग। अब क्या किया गया? कंपोजिट क्राइटेरिया। कंपोजिट क्राइटेरिया के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इसको शामिल करते हुए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बोथ, दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया मेंटेन कर दिया गया, और कहा गया कि वो उद्योग सूक्ष्म कहलाएंगे। ये कहलाता है क्या? सूक्ष्म। वो उद्योग सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे जिनमें
अप टू 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो, यानी 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। लघु वो उद्योग कहलाएंगे जिनमें 10 करोड़ तक का यहां पे क्या टर्नओवर, वो इन्वेस्टमेंट, और 50 करोड़ तक का क्या यहां पे आ जाएगा, 50 करोड़ तक का आ जाएगा यहां पे क्या टर्नओवर। ठीक है, तो यहां अगर बात करते हैं तो लघु उद्योग अप टू 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़, ये टर्नओवर, तो वो आ जाएगा किसमें, लघु। और मीडियम की बात करें तो ये होता है मध्यम। ठीक है, और मध्यम में जब हम आएंगे तो वैसी सिचुएशन में मध्यम के अंतर्गत जब हम आएंगे तो यहां इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक और फाइनली टर्नओवर 250 करोड़ तक, तो वो इंडस्ट्रीज आ जाएंगी किसमें, मध्यम उद्योग में। तो ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ निवेश 5 करोड़ टर्नओवर सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा, 10 करोड़ निवेश 50 करोड़ टर्नओवर लघु उद्योग कहलाएगा, 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर तो वो कहलाएगा क्या, मध्यम उद्योग। ओके, तो ये चीज यहां तक अभी हम लोगों ने जानी। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो औद्योगिक नीति 1980 और औद्योगिक नीति 1986 आती है। इसमें क्या किया गया, जो 1969 में MRTP एक्ट बनाया गया था जिसकी सीमा रखी गई थी 20 करोड़, उसको औद्योगिक नीति 1980 में कर दिया गया कितना, 50 करोड़। यानी अब 50 करोड़ नेटवर्थ वाली कंपनियों में मर्जर, एक्विजिशन, और अमलगमेशन क्लियर है, किया जा सकता है। कितनी लिमिट, 50 करोड़। लेकिन आगे चल करके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986 आई, और जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1986 आई तो फिर यह बदलाव किया गया, और इस बदलाव को यानी इस MRTP लिमिट को 50 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 100 करोड़। और फाइनली उसके पश्चात आप जानते हैं हमारे देश में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आई। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आई। क्यों, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका था कि विदेशी निवेश को बहुत तेजी के साथ देश में बढ़ावा देना है, तमाम प्रकार की फॉरेन कंपनियों को देश की ओर अट्रैक्ट करना है, FDI को लाना है, FPI को लाना है, FII को लाना है, इन सब चीजों को हमें अपने देश की ओर आकर्षित करना है। और एक फ्यूचरिस्टिक सोच वाले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नेतृत्व सौंपा गया कि आप क्या करें, आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करें। और उसी इकोनॉमिकल रिफॉर्म के ब्लूप्रिंट के तौर पे 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जाना जाता है, जो 3 बातों पर आधारित थी। ठीक है, 24 जुलाई 1991 PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और यहां पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो लिबरलाइजेशन यानी L, प्राइवेटाइजेशन यानी P, और ग्लोबलाइजेशन यानी G। तो यहां पर लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विकीकरण। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब व्यापार में नियमों को क्या किया जाए, नियम आसान किए जाएं। ठीक है, जिससे व्यापार क्या हो सके, बढ़े। क्लियर, यानी फेवरेबल कंडीशन ऑफ ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। ओके, निजीकरण, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अर्थव्यवस्था में भरपूर, बहुत ही पूर्ण क्षमता के साथ उसको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो वैसी सिचुएशन में वो कहलाता है क्या, निजीकरण। ओके, वैश्विकीकरण क्या है, हमारा देश पूरी दुनिया के लिए मार्केट, और पूरी दुनिया हमारे लिए क्या, मार्केट। यानी आवर इकोनॉमी कनेक्ट वर्ल्ड्स इकोनॉमीज एंड वर्ल्ड्स इकोनॉमीज कनेक्ट
आवर इकोनॉमी, हम पूरी दुनिया के लिए मार्केट और पूरी दुनिया हमारे लिए क्या मार्केट के रूप में जानी जाए, तो वो कहलाता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो थी वो LP और G मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म को बहुत तेजी के साथ बढ़ावा देते हुए विदेशी निवेश को देश में क्या करना, आकर्षित करना, ये उद्देश्य इसका रखा गया। साथ ही साथ अपनी जो इंटरनल इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए तमाम प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन रिस्ट्रिक्शंस को जितना कम किया जा सके उतना कम किया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत ही 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया। ओके, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया गया और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी महत्व दिया गया किसको, उदारवाद को, यानी इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं जो इजी हो, ठीक है, आसानी से संचालित किए जा सकते हो। पी मतलब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। इसके अंतर्गत इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जबरदस्त तरीके से अर्थव्यवस्था में आग तेजी से उनको बढ़ावा दिया जाए। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंतर्गत यहां पर हमारी इंडस्ट्रीज जो हों, जो वो उत्पादन करें, वो उत्पाद उनका विश्व स्तर पर की बाजारों में बेचा जाए, क्लियर है, और पूरी दुनिया के प्रोडक्ट वो हमारे कंट्री में क्या हो, बेचे जाएं। इन सब बातों की यहां पे जोर दिया गया और उसी पर आधारित थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो कि हिस्सा थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की। और इसको बनाया किसने, तो प्राइम मिनिस्टर जी उस समय थे PV नरसिम्हा राव जी, और इसको बनाया डॉक्टर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने बनाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहां पे बनाया, ठीक है। यह चीज यहां पर अपने आप में मायने रखती है। आपने देखा कि यहां पे जो पिक्चर बनी हुई है, क्लियर है, यह पिक्चर इस तरीके से क्यों डिजाइन की गई। यहां पर हम शो कर रहे हैं कि हम फॉरेन करेंसी को क्या करें, अट्रैक्ट करें, और उसके लिए जो हमारे यहां कठोर से कठोर नियम कायदे कानून हैं हम उनको क्या करें, आसान करें, राइट। इसलिए यहां पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 का प्रारूप लाया गया। अब इसके अंतर्गत किन किन बातों को महत्व दिया गया, क्या इस पर जोर दिया गया, उन सभी चीजों को लेकर के हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ओके। इसको लेकर के जब हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या ऐसा किया गया, यहां पे औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसके अंतर्गत पहला है डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक। पहले क्या था, तमाम इंडस्ट्रीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती थी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी था। लेकिन 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को केवल 5 उद्योगों तक सीमित कर दिया, बाकी सारे उद्योगों को लाइसेंसिंग क्राइटेरिया से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। यहां पर वो 5 इंडस्ट्री कौन सी हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रखा गया, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस। वे इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित गुड्स बनाती हैं, एरोस्पेस से संबंधित गुड्स बनाती हैं, ठीक है, और डिफेंस से संबंधित गुड्स बनाती हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी रखा गया, राइट। नंबर 2, गन पाउडर यानी बारूद बनाने वाले उद्योग और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोशन यानी औद्योगिक विस्फोटक के रूप में सामग्री बनाने वाले उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य रखा गया। नंबर 3, हैजर्ड्स केमिकल
जो हैजर्ड्स केमिकल थे यानी खतरनाक रसायन को बनाने वाली कंपनियां जो थी उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी गई, और साथ ही साथ तंबाकू, सिगरेट या यूं कहें कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से संबंधित जो कंपनियां थीं उनके लिए लाइसेंस को अनिवार्य रखा गया। ठीक है, कि वहां पर बिना लाइसेंस के आप उसको बना नहीं सकते हो, आप उसको बेच नहीं सकते हो। ठीक है, यह चीज यहां पे रखी गई। और इसके साथ साथ मादक पेय यानी एल्कोहलिक ड्रिंक, हर वो ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यह कहा कि उसके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता रखी जाएगी। तो आप जानते हैं, अगर हम बात करें इसमें तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, डिफेंस, इसके साथ साथ बारूद और औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट संबंधित अन्य उत्पाद, मादक पेय यानी अल्कोहलिक ड्रिंक, इनके लिए सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता रखी। रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता क्या कर दी? पूरी तरीके से समाप्त कर दी। इनके लिए इसलिए रखा लाइसेंस की व्यवस्था, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बिना लाइसेंस के अंतर्गत रेगुलेट किए जाएंगे तो ये देश की इकोनॉमी के लिए, मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए यहां पर सरकार उसके लिए लाइसेंस की पूर्ण रूप से अनिवार्यता को कायम रखा। रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज को लाइसेंस के दायरे से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। दूसरी बात आती है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहां रिजर्वेशन आप वो मत समझिएगा जो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। यहां रिजर्वेशन का मतलब हो गया पूर्णतः सरकारी नियंत्रण। ठीक है, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में रहने वाली कंपनियां। तो सरकार ने डी रिजर्वेशन के अंतर्गत केवल और केवल 2 क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखा, रेस्ट ऑफ सबको डी रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, यानी उद्योगों को अनारक्षित करना। क्लियर है? उद्योगों को अनारक्षित करना, केवल आरक्षित करने के तौर पर अपने पास कितने रखे? 2। कौन कौन से? न्यूक्लियर रिसर्च एंड एलाइड एक्टिविटीज। जो न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित गतिविधियां हैं, न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो अपने पास गवर्नमेंट ने रखा पूरे नियंत्रण में। और रेल सेवा यानी रेलवे को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, जिसमें आप जानते हैं कि वर्तमान समय में धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात आ रही है सामने। ओके, तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियर रिसर्च तथा संबद्ध गतिविधियां और रेल सेवा, इस पर सरकार ने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखा। रेस्ट ऑफ उद्योगों को क्या कर दिया? अनारक्षित कर दिया। ओके, नंबर 3, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। ये तो मुख्य उद्देश्य ही था। ठीक है, तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, इसके लिए क्या किया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई गई उसमें एफडीआई, एफडीआई का नाम होता है क्या? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। राइट, सरकार ने यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंतर्गत डिसाइड किया गया कि एफडीआई के रूप में हम कितना? 51%। ओके, एफडीआई के रूप में 51% तथा विदेशी पूंजी को स्वीकृति दी गई। यानी 1991 की पॉलिसी में एफडीआई 51% एक्सेप्ट की गई और विदेशी निवेश को स्वीकृति दी गई। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में एफडीआई कब इंट्रोड्यूस की गई, तो 1991। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1994, जिसको कहते हैं एफपीआई। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1994, और एफडीआई की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में 1991 में। ओके, ये चीज यहां पर रखी गई, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे 3 बातें कौन सी रखी गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंतर्गत? पहला, 5 उद्योगों को छोड़ करके सारे उद्योगों को क्या किया गया? डी लाइसेंसिंग के अंतर्गत ला दिया गया। नंबर 2 उद्योगों को छोड़ करके बाकी सारे उद्योगों को क्या किया गया? डी रिजर्वेशन कर दिया गया। नंबर 3, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 51% एफडीआई को मंजूरी दी गई, और यही कारण है 1991 में एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया गया।
आगे अगर बात करते हैं तो आ जाता चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत। ठीक है, चरणबद्ध उत्पादन क्या होता है? कंपल्सन ऑफ फेज्ड प्रोडक्शन अबोलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह था कि पहले जो कंपनियां थीं, एक मॉडल उन्होंने उतारा, ठीक है, अब अगले मॉडल के लिए फिर परमिशन लो, राइट, अगला मॉडल लाना है फिर परमिशन लो, जिसके कारण वो कंपटीशन के एनवायरनमेंट में अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर फिट नहीं कर पाती थी। ऐसी सिचुएशन में यहां पर सरकार के द्वारा इस पॉलिसी में क्या किया गया कि इस पॉलिसी के खत्म होने से, किस पॉलिसी के? यहां इसके, यानी चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत होने से क्या हुआ? प्राइवेट कंपनियां अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थीं। ओके, प्राइवेट कंपनियां अनेक वस्तुओं तथा उत्पादन और मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थीं कि मान लीजिए उनको टेलीविजन बनानी है, ठीक है, एलईडी टीवी बनानी। अब एलईडी टीवी में वो एक ही टाइम पर एक ही साथ, क्लियर है, कई मॉडल के एलईडी टीवी लॉन्च कर सकते थे। पहले क्या था? स्टेप बाय स्टेप, एक मॉडल, फिर 2 मॉडल, फिर 3 मॉडल, बाकायदा परमिशन लेते हुए फिर चरणबद्ध प्रक्रिया के आधार पर वो मॉडलों को बना सकती थी। लेकिन 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत क्या कर दिया गया? कहा गया अब आप स्वतंत्र हैं, अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ आप कर सकते हैं। ओके, ये चीज यहां पर रखी गई। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, उद्योगों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके अंतर्गत क्या किया गया? उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। पहली लाइन ये ध्यान रखिएगा कि उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। अनिवार्य रूप से लाइसेंस वाले उद्योग जैसे परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ, सट्टा, जुआ एवं सट्टा, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, ठीक है, अनिवार्य रूप से लाइसेंस वाले उद्योग परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ एवं सट्टा को छोड़कर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, यानी इन उद्योगों को, इनको छोड़कर, ठीक है, इन उद्योगों को छोड़कर, पहले क्या लिखा गया कि उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। ओके, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो गए? पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए कि आप उद्योगों की स्थापना कहीं भी करिए, राइट। अब अगला कंडीशन क्या जोड़ दी गई? परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ और सट्टा को छोड़ करके प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कम से कम 25 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, निर्धारित किया गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं भी उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद कहा गया परमाणु ऊर्जा, लॉटरी, जुआ, सट्टा उद्योग को छोड़ करके प्रदूषण फैलाने वाला अगर उद्योग है, ठीक है, और शहर की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है उनसे 25 किलोमीटर की दूरी पर उन उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। क्लियर है, यह चीज यहां पे रखी गई। और जिन उद्योगों के द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है उनकी स्थापना कहीं भी की जा सकती है। ओके, यहां पे एमआरटीपी सीमा, वही जो 1969 में एमआरटीपी लिमिट बताई थी, एमआरटीपी सीमा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रारंभ में 20 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनियों के विस्तार के लिए गवर्नमेंट से अनुमति आवश्यक थी, ठीक है, इसे ही एमआरटीपी लिमिट कहा गया। 1980 में इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 50 करोड़। 1980 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50 करोड़ कर दिया गया। और उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो 1985, राइट, 1985, तो 85 के बजाय यहां पे क्या हो जाएगा? 86, ठीक है, 1986। क्यों? क्योंकि जो औद्योगिक नीति आई वो एक 1980 में आई और दूसरी कौन सी कब आई? दूसरी वहां पे आ गई थी 1986 में। तो वैसी सिचुएशन में यहां पर 1986 जिसमें ये कर दिया गया कितना? 100 करोड़। ओके, जिसे इस पॉलिसी में समाप्त किया गया ताकि इंडस्ट्री का विलय, अधिग्रहण तथा अधीनीकरण संभव हो सके।
राइट। ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि एमआरटीपी लिमिट को इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एमआरटीपी लिमिट होती क्या थी, ऐसी प्रारंभ में 20 करोड़ की संपत्ति वाली कंपनियों को विस्तार के लिए गवर्नमेंट से जो अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है, उसे ही कहा जाता था एमआरटीपी सीमा, जो 1969 के एक्ट में 20 करोड़ थी, 1980 में 50 करोड़ की गई और 1986 में कर दी गई कितनी, 100 करोड़, और 1991 में इसको पूरी तरीके से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ओके, इसको समाप्त कर दिया गया। नतीजा, अब कोई ऐसा नेटवर्थ की कंडीशन नहीं थी, कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी में मर्ज हो सकती थी, एक्विजिशन किया जा सकता था, अमलगमेशन किया जा सकता था, इस तरह की चीजें यहां पर लाई जा सकती थी। तो ये यहां पर निर्धारित कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत उद्योग तेजी से आगे बढ़ने लगे। क्लियर है। और जैसे जैसे और आगे आवश्यकता पड़ी तो आप जानते हैं 1999 में फेरा को हटा करके उसके स्थान पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया फेमा एक्ट, कि जो 1991 था उसमें फेरा के स्थान पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया फेमा एक्ट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिससे ये एक सिविल ऑफेंस के रूप में देखता था, जबकि फेरा एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देखता था कि विदेशी निवेश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गलती होने पर वहां पर क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही होती थी, जबकि फेमा में सिविल ऑफेंस के अंतर्गत, सिविल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाती थी, जो थोड़ा सा लीनियंसी की बात करता है और जो कहीं ना कहीं विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बढ़ावा देने में सहयोग देता है। आगे चल के आपने देखा कि जैसे जैसे और आवश्यकता बढ़ती चली गई, वैसे वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म करने की बात ले आई गई और फाइनली 17 इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर उसके पश्चात आपने देखा कि यहां पर जुलाई 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत। उससे पहले मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्रोग्राम, इस तरीके की व्यवस्थाओं को चलाया गया और सबका उद्देश्य क्या था कि अपने देश के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। और जब अपने देश के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो वैसी सिचुएशन में मोर प्रोडक्शन तो मोर एक्सपोर्ट, और मोर एक्सपोर्ट होगा तो वैसी सिचुएशन में हमारे यहां जो विदेशी निवेश है वो इस कहावत को पूरी तरीके से संपन्न कर देगा कि ये दिल मांगे मोर। ओके, ऐसी सिचुएशन में वहां विदेशी निवेश पूरी तरीके से बढ़ेगा और जब विदेशी निवेश बढ़ेगा, क्लियर है, तो अपने देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तेजी से ग्रोथ की ओर क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको इंडस्ट्री से संबंधित जो औद्योगिक रिफॉर्म की बात है, जो कि एसएससी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फाइनली वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। और ये आप पूरी तरीके से तैयार रखिएगा, बिकॉज एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।